नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। इस दौरान आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी समझौते से जुड़ी जानकारी देंगे और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जब कोई लेन देन या कोई व्यवहार करता है तो उसमें उसके लेन देन के रिश्ते को कानूनी जामा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही पहनाया जाता है। संविदा कानून या कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिविल मामलों में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। ये विधि सिविल मामलों में ऐसा ही महत्व रखती है जैसा महत्व प्रशासनिक विधि के मामले में संविधान का है। इस कानून के बाद ही अन्य कानूनों का जन्म हुआ है। भारत में संविदा विधि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अधिनियम है। भारत में अंग्रेज शासनकाल के समय इस अधिनियम को भारत में सिविल विधि को समृद्ध बनाने के लिए किया गया था। अंग्रेज शासनकाल को अपने कंपनी संबंधित अनुबंध करने होते थे। ये आवश्यकता की पूर्ति लिए इस प्रकार के अधिनियम को बनाया गया। जब भी दो या उससे अधिक व्यक्ति के बीच कुछ भी खरीद बिक्री की बात करता है तो उस बात को स्टैम्प पेपर पर लिखने के बाद हस्ताक्षर करते हैं तो उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। एग्रीमेंट पेपर का कोर्ट में बहुत ज्यादा मान्यता होती है। अगर आप एग्रीमेंट पेपर सादा कागज पर तैयार करेंगे तो उसका मान्यता कोर्ट में नहीं रहेगी। एग्रीमेंट पेपर आप खुद से ही तैयार कर सकते हैं। आपको वकील की इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट में कई तरह के क्लॉज भी होते हैं जिन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। तो ये तो थी कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी समझौते से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता श्रीराम जे थालापथी हैं। श्रीराम जी आपको कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे और आपके हर एक सवाल का जवाब भी बताएंगे, आपके हक के बारे में भी बताएंगे। अगर आपका हमारे विशेषज्ञ से कोई भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और नंबर 012061279338। कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी आप इस कार्यक्रम में ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि कब एक एग्रीमेंट वैध कहा जाता है, यानी कि व्हेन इज एन एग्रीमेंट डीम्ड वैलिड, कब इसको हम वैलिड की परिभाषा देते हैं? नमस्कार पूजा। बिफोर गोइंग दैट, एग्रीमेंट जो एक होता है, एक पहले बेसिक फंडामेंटल चीज हमको समझना है। कभी भी जो मनुष्य लोग जो होते हैं एक एग्रीमेंट में आते हैं, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाते जी। इसको बोलते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। जब एक एग्रीमेंट होता है, पांच चीज होना चाहिए जिसके पास होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ये पहले चीज है इसमें कि इसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब कि जो इंडिविजुअल्स है उनके ऊपर कुछ दबाव नहीं होना चाहिए और उनके फ्री कंसेंट से उनको कंसेंसस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो वो पहली चीज है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज कि उनके होना चाहिए, मतलब कि 4 साल के ऊपर चाहिए। कि कानून ये भी बोलता है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज राइट, सो 18 साल चाहिए और उनके फैकल्टीज पूरा उनके पास होना चाहिए, मतलब चाहिए और एनी अदर, मतलब ब्रेन इनका पूरे फैकल्टीज होना चाहिए। द थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट इज अब लॉफुल कंसिडरेशन। जी ये बोला जा सकता है it must be of from this me or for some other which is lawful, which takes us to the first point, lawful object. Lawful object या ये है तो कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरे को मार डालूंगा 50,000 दे देना ऐसे। तो ये 4 चीज क्वालिफाई होने के ऊपर it becomes a valid contract.
all, as I said, the principle, all agreements are not contracts, but all. जी, चलिए ये तो थी इसकी डेफिनेशन। श्रीराम जी, अब आपसे जानना चाहेंगे जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटराइजेशन एग्रीमेंट एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके, आपने ये जो सवाल है, गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज ये हमारे डे टू डे लाइफ जो भी हम उसमें वेरी है। But there are two parts to ask me about the rent agreement, right? जब भी हम एग्रीमेंट करते हैं 11 मंथ्स के ऊपर, 11 महीने के ऊपर है, तो उसको हम रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है अंडर। ओके, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड पार्ट रिक्वेस्ट ऑफ नोटराइज्ड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के फर्क। अच्छा, उसके ये रजिस्ट्रेशन एक्ट थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है यहाँ। रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है कि भी आप करते हो, सारे एग्रीमेंट्स को जरूरत नहीं है जी। फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट ट्रैक्स इन फैक्ट टू बी रजिस्टर्ड। फॉर एग्जांपल, रेंट एग्रीमेंट less than 11 months need, right? The registration act. Similarly, as a sale, it is contract, it has to be registered. So what happens जब ये register नहीं होता है, तो registration act that जी, कि अगर कोई एग्रीमेंट कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या ये एग्रीमेंट किसी विवाद के वक्त वैध या मान्य होगा, यानी कि एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड, देन हाउ कैन इट बी हेल्ड वैलिड इन अ केस ऑफ डिस्प्यूट? जैसे मैं बोल रहा था, रजिस्ट्रेशन एक्ट मेक्स certain agreements mandatory to be registered, मतलब कि उसको रजिस्टर करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, सेल डीड होता है तो उसको रजिस्टर करना ही है। अब अगर रजिस्टर नहीं करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है? तो इसका इफेक्ट ये होता है कि वो कानून जब केस होता है उसमें एडमिसिबल नहीं होता जी। मतलब कि कोलैटरल पर्पसेस के लिए ले सकते हैं, बट जो सेल डीड प्रूव करने के लिए, जिस चीज के लिए हमें मुकदमा लड़ रहे हैं, उसके लिए वो चीज लेना मना है। सो दैट्स द इफेक्ट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे जो प्रॉपर्टी का जो टाइटल होता है काफी महत्वपूर्ण होता है, एग्रीमेंट से कैसे इसका जो रिलेशन है वो ये रहता है, यानी कि प्रॉपर्टी टाइटल रिलेटेड टू एग्रीमेंट वो कैसे पॉसिबल है? Yeah, this also is a very important question because sale agreements are very common these days, right? So जो भी सेल के बिफोर होता है वो एग्रीमेंट से ही शुरू होता है जी। सो एग्रीमेंट जब होता है उसमें क्या राइट होते हैं? उसमें कोई राइट नहीं होते हैं, बट एक्सेप्ट फॉर वन राइट, यू हैव द राइट टू फाइल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट। मतलब कि आप कोर्ट में जाके ये बोल सकते हैं कि मेरे पास ये एग्रीमेंट है, जो सेलर है वो उसने इसमें साइन किए हैं, प्लीज फोर्स हिम टू execute the sale deed in my favor. That's the only right that you get from an agreement for sale, specifically speaking. Or this is also available for other sort of contracts, but I'm just giving you an example for sale deed. जी। For an agreement for sale to be more right. श्रीराम जी, फोर्स मैच्योर के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, व्हाट इज फोर्स मैच्योर? ओके, लेमैन्स टर्म्स में एक्सप्लेन करना है तो फोर्स मैज्योर मीन्स एक्ट ऑफ गॉड, जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो इट इज जस्ट बियॉन्ड आवर कंट्रोल, इट इज नथिंग दैट वी कुड कंट्रोल। एक एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे। दो लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, मतलब कि मैं आपको जहाज से गुड्स भेजूंगा इंडिया से फ्रांस तक। अब ये जहाज से जाता है, अब जब ओशन में कुछ होता है तो neither of the parties are liable for whatever happens in the ocean, right? That becomes an act of God because it is not in control of either of the parties. जिनके ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता है ना, तो इसके because of this reason
it's called an act of God. And force majeure, I'm just simplifying it. मैं बहुत सिंपली बोलता हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, इसमें काफी चीज है, बट जस्ट फॉर दिस पर्पस, दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ इट बीइंग एन एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान की कार्य है, तो हमारे कंट्रोल के ऊपर है. तो इसीलिए देयर आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज which arise out of this contract is sort of frozen. जी, ऐसे ही जब कोरोना काल था तो देखा था कि कई कंपनियों ने फोर्स मैच्योर को लागू किया था. क्यों? इसका भी रीजन जानना चाहेंगे कि ड्यूरिंग कोरोना व्हाई इट इफेक्ट सो मच. या जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जो जहाज, एक जहाज जाता है इंडिया और से फ्रांस तक, और जो भी ओशन में होता है उससे कुछ कंट्रोल नहीं है. ऐसे ही ये जो पैंडेमिक सिचुएशन हुआ था उसमें भी ऐसे ही चीज है. ये जो पैंडेमिक हुआ था ये तो किसी के कंट्रोल के नहीं था. तो जब इससे लॉस होता है या किसी का नुकसान होता है तो इसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज तय करना थोड़ा मुश्किल का चीज है. दैट इज व्हाई कंपनीज prefer to invoke the force majeure clause. Okay, sir, what is rent agreement and what are it modelites? क्या इसके जो है हम बोलें कि क्या होता है ये, इसका पूरा लोगों तक कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, रेंट एग्रीमेंट जैसे इसके नाम पे ही है, रेंट है और एग्रीमेंट है. मतलब कि किसी को घर चाहिए तो वो रेंट में घर ले लेते हैं. तो यही जो एग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच, यही तो रेंट एग्रीमेंट होता है. नाउ व्हाट इज द मोडालिटीज? इसमें 3-4 चीज मुख्य होता है. पहले द प्रेमिसेस, कौन सा जगह आप रेंट पे ले रहे हैं, किराए में कौन सा घर ले रहे हैं, घर या दुकान. दैट्स द फर्स्ट प्रेमिस. देन द सेकंड वन इज द रेंट, द प्रीमियम दैट यू पे टू द लैंडलॉर्ड. This can be by way of money, or it can be by way of services, or it can be by way of goods. Whichever is lawful consideration under the contract that is agreeable. Right? The third important point is the duration of the rent period. Now, if this is, for example, मैं एक example देता हूँ. अगर 11 महीने के अंदर है या 11 महीने है तो उसको रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है. जी. लेकिन अगर if it goes more than 11 months, then you will have to register, right? Then इसके ऊपर एक और चीज है, what are the rights and liabilities of the landlord and the tenant. और फिर इसमें ये भी है कि कितने सिक्योरिटी डिपॉजिट आप दे रहे हैं, कितने महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, अगर उस सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं. So that is all decided mutually between the parties. Okay. अब जी, स्टैम्प पेपर की बात करें तो स्टैम्प पेपर के साथ एग्रीमेंट करवाना क्यों जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको क्यों कराना होता है सर? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैडम, इट इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द फर्स्ट रीजन, और दैट इज मेड इम्पोर्टेंट बिकॉज लॉ रिक्वायर्स दैट सर्टेन एग्रीमेंट्स को स्टैम्प पेपर में ही करना. जी जी. और अगर स्टैम्प पेपर में नहीं करते हैं तो वो एग्रीमेंट्स तो कानून में लेते नहीं है, मतलब कि अदालत में लेते नहीं है. इट्स नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस. देयरफॉर स्टैम्प पेपर सर्व्स टू पर्पसेस. वन, a revenue to the state, and two, it makes the documents admissible in evidence. Okay. एग्रीमेंट वाली जमीन पर क्या जो पोजीशन है वो हो सकता है? कैन देयर बी फोर्स पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट वैलिड लैंड? एग्रीमेंट वैलिड लैंड के ऊपर फोर्स पोजीशन तो कोर्ट से ही हो सकता है, क्योंकि अगर जस्ट बिकॉज आपके पास एग्रीमेंट है, मतलब कि जो लैंड ओनर है उन्होंने एक एग्रीमेंट में दस्तखत कर लिया, तो उसके ऊपर आप उनको बाहर नहीं कर सकते हैं. आपको कोर्ट में जाके ये बताना है कि मेरे पास ये एग्रीमेंट है. लैंड ओनर में इज agreed to sell this land to me, but now he is not selling. So please force him to sell the land to me. So this is called a super specific performance. So just because you have a agreement, आप जाके उसको बाहर नहीं कर सकते हैं. आपको अदालत में जाना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इन्होंने इस एग्रीमेंट में साइन किए हैं, and only then can you take a sale deed from that person.
और फिर उसके बाद जो सेल डीड होता है, देन यू कैन फोर्स हिम टू vacate the place and you can take possession of the premises. ओके श्रीराम जी, आप जुड़े हमारे साथ और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी आपने व्यूअर्स तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।